हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञानतू पर। आज हम लोग फिर एक जीके जीएस का एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, आपके बीएसएससी इंटर स्तरीय जो भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, इसका तैयारी आप लगा है कदम बाय कदम। ठीक है, और एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग भी आपके साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लाकर आपके तैयारी में कहीं ना कहीं एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है, ठीक है, वो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज होने वाला है। ठीक है, जिसके द्वारा आप अपने तैयारी को, जो आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जो आपका रिवीजन होने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं एक बूस्टअप की तरह काम करेगा। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन का सीरीज है, देखिए, अटेम्प्ट कीजिए और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग बेनिफिट। ठीक है, तो ये हमारा जीके जीएस का सेशन होगा। 25 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में, ठीक है, इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसरो के द्वारा मई में किस नैविक उपग्रह को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो वो कौन था? ऑप्शन है हमारे पास IRNSS-1A, NVS-02, NVS-01, IRNS-SS-1। ठीक है, तो ये जो नैविक उपग्रह जो था, जिसको इसरो ने मई में लॉन्च किया और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया, ठीक है, तो ये जो था वो NVS-01 था। ठीक है, NVS-01 को स्थापित किया गया है। ये एक नैविक उपग्रह था, नेविगेशन के लिए इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, मई 2030 में इसरो ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, NVS-01, ठीक है, ये नेविगेशन के लिए यूज किया जाने वाला उपग्रह है, सैटेलाइट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में कौन सा संविधानेतर संस्था है? यानी ऐसी संस्था की बात की जा रही है क्वेश्चन में, ठीक है, जो जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, जो एक संवैधानिक आयोग नहीं है। ठीक है, जिसका संविधान में कोई भी किसी भी तरीके का उल्लेख नहीं, इसकी बात करिए, इसी का मतलब होता है संविधानेतर संस्था। ठीक है, तो कौन सा संस्था है, इसकी बात की जा रही है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, वित्त आयोग, नीति आयोग और चुनाव आयोग। आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 315 में, ठीक है, 315 में, ठीक है, यूपीएससी की बात की गई है, संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है। वित्त आयोग हमने इसके पहले भी जो सेशन था उसमें हम लोग डिस्कस किया है कि आर्टिकल अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 280 में क्या बोलते हैं, वित्त आयोग की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 280 में, ठीक है, वित्त आयोग की बात की गई है। ठीक है, चुनाव आयोग आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक जो है वो चुनाव आयोग का अनुच्छेद है। इसमें चुनाव आयोग के बारे में पावर, चुनाव आयोग का नियुक्ति, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति वगैरह जो भी चीजें हैं वो इसमें बात की गई है। तो जब भी ये तीनों चीजों का क्या बोलते हैं संविधान में उल्लेख है, तो ये तो संविधान से संबंधित आयोग है, संविधान में इसका उल्लेख है। पूछ रहा है कि कौन सा आयोग संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान से लेना देना कुछ नहीं है, तो वो है हमारा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है वो एक बाह्य संस्था है। ठीक है, इसका संविधान से लेने देना कोई नहीं है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, नॉन संवैधानिक आयोग है। कौन? नीति आयोग। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और किसे विस्थापित करके इसको लाया गया था? तो प्लानिंग कमीशन जो था उसको विस्थापित करके, ठीक है, इसको नीति आयोग को लाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? ठीक है, जब बिपिन चंद्र पाल, आप सभी को पता होगा कि तीन त्रिकोण था। एक थे बाल गंगाधर तिलक, एक थे लाला लाजपत राय, एक थे बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों गरम दल के माने जाते थे। किसके माने जाते थे? गरम दल के माने जाते थे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये तीनों जो थे, कौन? लाल, बाल और पाल, ये तीनों जो थे, ठीक है, ये हमारे गरम दल के थे। किस दल के थे? गरम दल के थे। ठीक है, तो ये लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से जो थे वो हमारे बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों गरम दल के थे, गरम दल के माने जाते थे। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब बिपिन चंद्र पाल अपना राजनीतिक जीवन स्टार्ट किए थे, प्रारंभ किए थे, तो उसमें से ये किस विचारधारा से मतलब सम्मिलित थे, किस विचारधारा टाइप के आदमी थे? क्या ये उदारवादी थे? क्या ये क्रांतिकारी थे?
क्या ये उग्रवादी थे, क्या ये शासकीय सेवक थे। तो बिपिन चंद्रपाल जब अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किए थे तो वो उदारवादी विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65th रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 2023 ये किस भारतीयों को दिया गया है। कौन सा एडिशन था, 65th एडिशन था। पुरस्कार कौन सा है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जो है ये 65th एडिशन वाला किस भारतीय को दिया गया है, 3-4 लोग को दिया गया है, बांग्लादेश के भी एक हैं। ठीक है, तो भारतीय की बात की जाएगी तो आर रवि कन्नन जो थे। ठीक है, आर रवि कन्नन ये कौन है, ये असम में एक हॉस्पिटल है, कैंसर से रिलेटेड एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के ये डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो आर रवि कन्नन को 65th रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, नेक्स्ट है 95th अकादमी पुरस्कारों में से किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है। ठीक है, यानी जो हमारा 95th ऑस्कर अवार्ड हुआ था। ठीक है, 95th ऑस्कर अवार्ड हुआ था। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म यानी डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो होता है ना, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ठीक है, उसमें ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है। तो कौन सा है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है ब्रह्मास्त्र, लगान, द एलिफेंट विस्पर्स, दंगल। तो कॉमन सेंस यहाँ पर बनना चाहिए कि लगान तो काफी पुराना मूवी है। ठीक है, दंगल भी काफी पुराना मूवी है। ब्रह्मास्त्र ये एक मूवी है, ये एक लघु फिल्म नहीं है। ठीक है, इसे सिनेमा हॉल में रिलीज किया गया था, ये लघु फिल्म तो नहीं है, शॉर्ट फिल्म तो नहीं है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र भी कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, द एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स जो है, ठीक है, ये हमारा क्या बोलते हैं, एक शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म था। ठीक है, जिसे 95th अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर पुरस्कार में इसको सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में यानी शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री में इसको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। इसको द एलिफेंट विस्पर्स को। आप में इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन में और एडिशन यहाँ पर करना चाहूंगा कि ये 95th ऑस्कर अवार्ड जो था, इसमें ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड दिया गया था वो RRR यानी राजा मौली का जो फिल्म था RRR, इसका जो नाटू नाटू एक सॉन्ग था उसे ओरिजिनल कैटेगरी में, ठीक है, ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में क्या बोलते हैं, ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री में कि बहुत सारे जो मूवमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे जो आंदोलन हुए हैं, उसमें आंदोलन के दौरान बहुत सारे चीज़ों की स्थापना हुई है, बहुत सारे सभा की स्थापना हुई है, बहुत सारे सोसाइटी की स्थापना हुई है। ठीक है, उसी में से एक क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी, ठीक है, वो हमारा 1876 में हुआ था। कब हुआ था, ठीक है, 1876 में, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1876 में स्थापना हुआ था, 1876 में इसका स्थापना हुआ था। किसने किया था, क्या द्वारकानाथ टैगोर था, राजा राम मोहन रॉय था, दादाभाई नौरोजी था और सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर द्वारकानाथ टैगोर जो है, ठीक है, ये तत्वबोधिनी सभा को स्थापित किए थे। राजा राम मोहन राय जो है ये ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा से जुड़े हुए हैं। दादाभाई नौरोजी जो है ये एक बुक लिखते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ये तीनों तो नहीं थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर क्या बोलते हैं 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। ठीक है, यानी क्या बोलते हैं, एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या बोलते हैं देश का नाम दिया हुआ है, एक तरफ क्या बोलते हैं मुद्रा का नाम दिया हुआ है, और आपको देखना है कि ये देश का ये मुद्रा है या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, पहला मॉरिशस। तो मॉरिशस का रुपया है क्या, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का यूरो है क्या। ठीक है, ताइवान का डॉलर है क्या, इटली का यूरो है क्या। आप सभी को पता है कि इटली हो गया, और इटली जो है वो हमारा यूरोप में आता है। तो जो भी यूरोप में कंट्री है, मैक्सिमम कंट्री का जो मुद्रा है वो यूरो है। तो ये तो हमारा सही है। ठीक है, तो ये तो सही है हमारा। ठीक है, ताइवान का डॉलर है, ये भी सही है।
मॉरिशस का रुपया है, ये भी सही है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन जो है ये यूरोप से निकल चुका था, ठीक है, ये यूरोप से निकल चुका था, ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन का जो मुद्रा है वो पाउंड है। क्या है? पाउंड, पाउंड, ठीक है। तो पाउंड है ग्रेट ब्रिटेन का। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, गलत मिलान है, गलत विकल्प है, और क्वेश्चन भी बोल रहा है कि गलत विकल्प को चुनो, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन का जो क्या होगा, पाउंड होगा, यूरो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट हमारा है, जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? तो सभी को पता होगा कि हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम जो थी, ठीक है, महिला जो टीम थी भारतीय फुटबॉल टीम, इन्होंने हाल ही में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। और ये कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर के कलिंग में हुआ था, ठीक है। ये हमारा भुवनेश्वर के कलिंग में हुआ था इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट, ठीक है। तो इसमें भारतीय टीम ने जीता है, और भारतीय टीम ने किसे हराकर जीता है, ठीक है। आजकल क्या है ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसने जीता है, वो पुराने की बात हो गई, किसे हराकर जीता है, ये आजकल का ट्रेंड है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो लेबनान को हराकर क्या बोलते हैं, भारतीय टीम ने इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है, लेबनान को हराकर, ठीक है। चलिए, आपका होमवर्क ये है कि लेबनान जो है इसका कैपिटल क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है, ठीक है। एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो एक्चुअली ये जो एतमाद उद्दौला जो है, ठीक है, सभी को पता होगा, ठीक है। एतमाद उद्दौला था, ठीक है, नूरजहां के पिता थे, ठीक है, नूरजहां के पिता थे, ठीक है। और उस नूरजहां ने अपने पिता का कब्र बनाया था, मकबरा बनाया था, ठीक है। और उस मकबरा को क्या बोलते हैं, उसके पिता का मकबरा था, ठीक है। और ये मकबरा कब बनाया था? जहांगीर के समय बनाया था। और एतमाद उद दौला क्या है, तो नूरजहां के जो पिता थे, गयास बेग करके कुछ नाम है उनका, ठीक है, उनके पिता को उपाधि दी गई थी एतमाद उद दौला की, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि एतमाद उद दौला जो है मकबरा किससे संबंधित है, तो किसके टाइम बना है, ठीक है। तो ये जहांगीर के टाइम बना है, किसके टाइम बना है? जहांगीर के टाइम बना है एतमाद उद दौला का मकबरा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना जरूर चाहूंगा कि एतमाद उद दौला का जो मकबरा था, नूरजहां के पिता का जो मकबरा था, ये भारत में सफेद संगमरमर से बनने वाला पहला शुद्ध मकबरा था, ठीक है। चलिए, ये जहांगीर के समय बना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड जो पुस्तक के लेखक हैं वो हमारा एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन ने इस पुस्तक को लिखा है, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे सांख्य प्रणाली हो गया, ठीक है, और जैसे क्या बोलते हैं, सांख्य प्रणाली की स्थापना किसने दिया, किसने किया है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है व्यास, कपिल, गौतम और कनाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, पूछा रहा है सांख्य प्रणाली की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो सांख्य प्रणाली की जो स्थापना की थी वो किसने किया था? कपिल ने किया था। किसने किया था? कपिल ने किया था, ठीक है। और न्याय प्रणाली की स्थापना किसने की थी? तो न्याय प्रणाली की स्थापना गौतम ने किया था, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर है, ठीक है, कपिल ने सांख्य प्रणाली की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन तभी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे ही। इसके पहले आप ये बताओ कि आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन हर साल होता था, किसी किसी साल स्पेशल सेशन भी होता था, ठीक है, जिसको हम लोग अधिवेशन बोलते हैं, कांग्रेस अधिवेशन। तो हर साल कांग्रेस का अधिवेशन भारत के हर कोने में होता था, ठीक है। तो जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते थे, ठीक है। तो हर बार कोई ना कोई कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता था। पूछ भी रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन है, तो वो हमारे थे, कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। अबुल कलाम आजाद जो थे वो सबसे ज्यादा, ठीक है, लंबे समय तक, ठीक है,
अध्यक्ष रहने वाले जो थे 1940 से लेकर, ठीक है, 1946 तक, ठीक है, इन्होंने अध्यक्ष पद का क्या कार्यभार संभाला था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्र के टाइम क्या बोलते हैं अध्यक्ष कौन था। तो स्वतंत्र के टाइम जो अध्यक्ष था 46 से लेकर, ठीक है, 47 तक जो अध्यक्ष था, ठीक है, वो हमारा जेबी कृपलानी था। कौन थे? जेबी कृपलानी साहब थे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार स्वतंत्र के टाइम जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, कि सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से क्या बोलते हैं किसके द्वारा लिखा गया है? तो सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे पास ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, महावीराचार्य। ठीक है, सभी को पता होगा पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, ठीक है, ये सब किताब कौन लिखा है? ये सब भास्कराचार्य लिखा है। ठीक है, तो भास्कराचार्य ने ही किसको लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि को लिखा है। ठीक है, तो सिद्धांत शिरोमणि जो है वो भास्कराचार्य ने लिखा है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पंजाब हिमालय। सबसे इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, पंजाब हिमालय जो है, ठीक है, नदियों के मध्य, किस नदियों के मध्य स्थित है? देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ भी लिंक, कुछ भी तुक्का वगैरह कुछ नहीं लगा सकते हो, कोई भी कॉमन सेंस यहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पर ये है कि देखिए पहले आपके पास कौन सा नदी मिलता है? पहले सिंधु मिलता है, पहले सिंधु मिलता है, फिर कौन मिलता है? फिर सतलज मिलता है, फिर कौन मिलता है? फिर काली मिलता है, फिर कौन मिलता है? फिर तीस्ता मिलता है, और फिर कौन मिलता है? फिर दिहांग मिलता है। ठीक है, ये 5 नदी है। इस 5 नदी के बीच में पड़ने वाले हिमालय का अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, सिंधु सतलज के बीच जो हिमालय है उसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय, क्योंकि ये पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है और पंजाब के दोनों साइड ये दोनों नदियां हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पंजाब हिमालय बोलते हैं। सतलज काली के बीच में जो नदी है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काली हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली हिमालय बोलते हैं। काली तीस्ता के बीच में जो नदी है तो ये हमारा नेपाल हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय बोलते हैं। तीस्ता दिहांग के बीच में जो हिमालय का पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असम हिमालय बोलते हैं। ठीक है, तो ये नदी के अनुसार हिमालय को, जो कि हिमालय सिंधु से लेकर पूर्व, पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैली हुई है। ठीक है, तो नदी के अनुसार, नदी जब बाउंड्री बनाती है तो बाउंड्री के अनुसार हिमालय का अलग अलग नाम दे दिया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंजाब हिमालय किस नदियों के बीच में है? तो सिंधु और सतलज के बीच में बसा हुआ है। सिंधु सतलज कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो सिंधु और सतलज के बीच में क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय रहता है। ठीक है, इस प्रकार जो है डिटेल्स से बताना जरूरी होता है ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पायदान होता है आपकी तैयारी को बूस्टअप देने के लिए। ठीक है, आप किस हद तक तैयारी किए हो और आपको कहाँ पर मतलब आप पीछे पड़ जा रहे हो, वो सब चीज़ें आंकने का एक ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक ही चीज़ है, वो है टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना। और ज्ञान तो आपके लिए हमेशा एक अच्छे से टेस्ट सीरीज के साथ आपके साथ आ रहा है और तैयारी में आपके साथ हर कदम में आपके साथ ज्ञानतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो 9th एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? यहाँ पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात की जा रही है और ये कौन सा टूर्नामेंट था? 9th एशियाई था, तो इसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? तो बिहार में पता ही है कि जो सोन नदी होती है वो हमारा दक्षिण से, सॉरी, बिहार में सोन नदी जो है वो हमारा, ये सही है, हमारा बिहार हो गया। ठीक है, तो सोन नदी यहाँ से इंटर करती है। ठीक है, दक्षिण से इंटर करती है। ठीक है, और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। ठीक है, तो सोन नदी जो इंटर करती है, ठीक है, ये यहाँ पर कौन सा जिला है? यहाँ पर जो है हमारा रोहतास जिला है। कौन सा जिला है? रोहतास जिला है। ठीक है, तो बिहार का भी आपको मैप थोड़ा सा रिव्यू होना चाहिए, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो रोहतास जिला में इंटर करती है सोन नदी। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो बिहार में जो टोटल रामसर साइट जो है वो टोटल एक ही रामसर साइट है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है कांवरतल। ठीक है, कांवरताल जो है, ठीक है, ये हमारा
क्या बोलते हैं रामसर साइट है, ठीक है। कहाँ पर है? बेगूसराय में है, ठीक है। और ये इकलौता रामसर साइट है बिहार का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर कि कांवर ताल जो है इकलौता रामसर साइट है बिहार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुंगेर मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो किसे मुगल क्या बोलते हैं मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी को स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कौन थे? क्या वो बाबर ने स्थापित किया, क्या अकबर ने स्थापित किया, क्या हुमायूं ने स्थापित किया, क्या जहांगीर ने स्थापित किया? सभी को पता है कि फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1571 में हुई थी। तो 1571 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी के रूप में कौन स्थापित करेगा? तो उस टाइम कौन था? अकबर साहब थे। तो अकबर साहब ने, ठीक है, 1605 तक ये जिंदा थे, तो 1571 में, ठीक है, इन्होंने क्या बोलते हैं इसको बनाया, ठीक है, और राजधानी जो घोषित किया, ठीक है, फतेहपुर सीकरी को, ठीक है, वो अकबर ने घोषित किया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर, ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, ठीक है, कि प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। यानी जो हमारा लोकसभा का जो टोटल संख्या कितना है, अभी अगर देखा जाए वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 545 है, ठीक है, जिसमें 543 टोटल है और प्लस 2 जो है वो एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये क्या बोलते हैं 17वीं लोकसभा के बाद खत्म किया गया है। तो ये जो 2 एंग्लो इंडियन है ये अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, उसके बाद से एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, ठीक है। फिलहाल 545 है। पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी? आप सभी को पता है कि आजकल जो सिस्टम बना हुआ है कि लोग जो गठबंधन के जो भी क्या बोलते हैं जो पार्टियां होती है उनको खुश करने के लिए अधिक से अधिक मंत्री बना दिया जाता है, ठीक है। तो मंत्री एक सीमित वे में बने, एक सीमित संख्या में बने, ठीक है, इसके लिए एक प्रावधान लाया गया 91, ठीक है, 51वां संविधान संशोधन के द्वारा, 51वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 2003 में ये लाया गया, ठीक है, कि आप जो है टोटल जितना संख्या है हाउस का, सदन का, उससे 15% से ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते हैं। तो 545 का 15% लगा लो, ठीक है, उससे ज्यादा मंत्री नहीं बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु के बाद, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? ठीक है, तो सिकंदर की जब मृत्यु हो गई, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हरा दिया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सिकंदर को हराया, ठीक है, तो उस टाइम सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर का सेनापति का जो नाम था वो सेल्यूकस निकेटर था। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। अगर आपने क्या बोलते हैं प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा, बेसिक सा है ये, ठीक है, तो इसमें से सेल्यूकस निकेटर का जिक्र आता है, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान का 15वां भाग, ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो जब भी आप पॉलिटी पढ़ोगे ना तो भारतीय संविधान का कितने भाग है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, इस अनुसूची में क्या है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद क्या बोलते हैं कम से कम आपको 100 तक याद होना चाहिए। और बाकी उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट है 169 हो गया, 162 हो गया, 262 हो गया, ठीक है, क्या बोलते हैं 315 हो गया, 312 हो गया, 280 हो गया, 149 हो गया, 148 हो गया, ये सब जो अनुच्छेद है ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पूछा जा रहा है बेसिक सा क्वेश्चन है कि कौन सा भाग जो है वो क्या बोलते हैं 15वां भाग जो है वो क्या चीज से संबंधित है, ठीक है। 15वां भाग जो है वो हमारा क्या चीज से संबंधित है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि 15वां भाग जो है वो क्या चीज से संबंधित है। हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या है, संविधान में संशोधन, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। निर्वाचन 17 में है, निर्वाचन नहीं, निर्वाचन देखते हैं हम लोग। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी जिसे बोलते हैं, अधिकृत भाषाएं, ये 17 में है, ठीक है। तो 15 भाग में कौन सा है? निर्वाचन है, ठीक है। निर्वाचन यानी इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन जो है वो किस पार्ट में है? वो 15th पार्ट में है, ठीक है। निर्वाचन जो है 15वें भाग में है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है? यानी कोरोमंडल का जो मैदान है ना वो भारत की किस दिशा में अवस्थित है? तो कोरोमंडल के मैदान की बात की जा रही है, ठीक है। तो कोरोमंडल का जो मैदान है, ठीक है,
वो हमारा भारत की किस दिशा में अवस्थित है? तो ये जो हमारा इंडियन मैप है, ठीक है, तो यहाँ पर कोरोमंडल का मैदान है, ठीक है, कोरोमंडल का यहाँ पर मैदान है, तो ये हमारा दक्षिण भाग पड़ता है, ठीक है। तो भारत के दक्षिण भाग दिशा में कोरोमंडल का मैदान अवस्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैप की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी में टोटल कितने राज्य जो हैं वो क्या बोलते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो ये सभी जानकारी होनी चाहिए। टोटल जो सीमा है, ये क्या बोलते हैं, जलीय सीमा, वो कितने किलोमीटर का है, ठीक है। कितने हमारे पड़ोसी देश बाउंड्री बनाते हैं हमारे देश के साथ, ठीक है। कौन सा पर्वत कहाँ पर है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना, हम लोगों ने देखा था काली हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो यहाँ पर पंजाब हिमालय था, यहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं काली हिमालय था, यहाँ पर हमारा नेपाल हिमालय था, यहाँ पर हमारा असम हिमालय था, ठीक है। तो ये सब थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल कोरोमंडल का मैदान जो है वो हमारा भारत के दक्षिण दिशा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है, ठीक है। तो नृत्य वगैरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दुमहल जो है, ठीक है, कौन सा नृत्य, लोक नृत्य है, ठीक है। कौन सा लोक नृत्य जो है वो दुमहल की बात की जा रही है, लोक नृत्य जो है वो दुमहल की बात की जा रही है, ठीक है। तो दुमहल जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दुमहल जो है वो हमारे उत्तराखंड का है क्या, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो दुमहल जो लोक नृत्य है वो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। इसका लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसे याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। किस राज्य का कौन सा नृत्य है आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि मोहिनी अट्टम जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। यहाँ पर दुमहल था, दुमहल जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की किस पंचवर्षीय योजना, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक जितने भी टेस्टेज अपलोड किए हैं जीके जीएस से रिलेटेड, ठीक है, सभी टेस्टेज में हमने कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजना से रिगार्डिंग एक नए क्वेश्चन को डाला है, क्योंकि मुझे पता है कि पंचवर्षीय योजना जो है इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट भाग है, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना एक मतलब मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है जिसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन सकते हैं और काफी आसान भी होते हैं अगर आपने अच्छे से उसको गो थ्रू किया होगा तो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था, ठीक है। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था? दूसरी पंचवर्षीय योजना था, या फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना था, या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना था, या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। तो प्राथमिकता को विकास से हटाकर, ठीक है, प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया, ठीक है। तो ये जो पंचवर्षीय योजना था 8वीं और 10वीं तो नहीं ही होगा, ठीक है, बचा दूसरी और तीसरी, ठीक है। तो ये जो पंचवर्षीय योजना था ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, जिसमें प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया था? तो आप सभी को पता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से लेकर 1956 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 से लेकर, ठीक है, 1961 तक था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1961 से लेकर 1966 तक था। अब इसी के बीच में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया 1962 में, ठीक है, 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। फिर 1965 में चाइना के साथ युद्ध हो गया, ठीक है। तो चीजें जो है वो अनबैलेंस हो गई, ठीक है। तो प्राथमिकता में विकास को हटा दिया गया और प्रतिरक्षा को शामिल किया गया, यानी डिफेंस, ठीक है। दो युद्ध लड़ रहा है भारत, दो युद्ध लड़ा है उस 5 साल के कार्यकाल में। 1962 में पाकिस्तान से लड़ा, 1965 में चाइना से लड़ा, ठीक है। तो दो युद्ध जब लड़ा है तो उस टाइम उसने भारत ने क्या किया, अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाया कि भाई साहब विकास की जरूरत नहीं है, अभी क्या चीज की जरूरत है, अभी हमें डिफेंस करने की जरूरत है, कि मुझे अभी डिफेंस करना है, प्रतिरक्षा करना है। इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1961 से लेकर 1966 था, उस पंचवर्षीय योजना में क्या बोलते हैं, भारत ने क्या किया, विकास से हटकर, ठीक है, विकास से हटकर क्या चीज को प्रेफरेंस किया, प्रतिरक्षा को प्रेफरेंस किया। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कार्यकाल कौन सा हो जाएगा, 1961 से लेकर 1966 तक, ठीक है। तो ये हमारा था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है,
संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? आप सभी को पता है, अभी हाल ही फिलहाल में एक महीने पहले, ठीक है, अक्टूबर का जो महीना था, ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ठीक है, संसद में, ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक, ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया है, ये नाम भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी कहीं नाम भी पूछा जा सकता है। ये हाल ही में जो महिला आरक्षण विधेयक लाया गया है, जिसमें संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है, ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है। तो ये जो अधिनियम लाया गया था, ठीक है, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो 128वां संविधान संशोधन जो था, ठीक है, संविधान संशोधन जो था, उसके तहत क्या बोलते हैं, इसको लाया गया है, ठीक है। एक 128वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको लाया गया था। महिला आरक्षण विधेयक, नाम क्या था? नारी शक्ति वंदन। पूछा जा रहा है कि ये जो अधिनियम लाया गया है नारी शक्ति वंदन, इसमें कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि संसद में इतनी प्रतिशत महिला तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है कितना था? 50% था क्या? 33%, 75%, 49%। तो ये जो था वो 33% की बात की गई है कि 33% जो है वो महिला आरक्षण हम लोग को करना है। कहाँ पर? संसद में करना है, ठीक है। तो ये जो था ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो ये जो था हमारा सेशन था, ठीक है। आई होप आप लोगों ने काफी अच्छे से एंजॉय किया होगा, ठीक है। जरूरत है इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसी प्रकार ज्ञान तो से बने रहिए।